कानपुर में हिंसा की साजिश के तार किस किस से और कहां-कहां जुड़े थे, इसकी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन आज हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। क्या कानपुर को शाहीन बाग बनाने की साजिश हो रही है? क्या कानपुर के बहाने फिर एक बार देश में मुसलमानों को डराने और देश की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है? ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कानपुर में पत्थरबाजी केस में पीएफआई की एंट्री हो गई है। पीएफआई ने कहा है कि कानपुर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही आरोप दिल्ली दंगों के समय भी लगे थे, कुछ ऐसे ही आरोप सीए आंदोलन के दौरान भी लगाए गए थे, तब भी आरोप पीएफआई जैसे संगठनों की तरफ से लगाए गए। इसलिए आज हम उस साजिश को डिकोड करेंगे जो पर्दे के पीछे रची जा रही है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे कानपुर में जिन लोगों को पुलिस की प्रताड़ना का शिकार बताया जा रहा है, वो लोग खुद पुलिस को प्रताड़ित कर रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। कानपुर में कोहराम मचा है। पहले सरेआम कानून का उल्लंघन करते हुए पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजों की पहचान के लिए शहर में पोस्टर चस्पा किए जाते हैं। दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं। पिछले कुछ दिनों से कानपुर कुछ इसी तरह साजिश की आग में सुलग रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूरा देश ये नापाक हरकतें देख रहा है, ये हिंसा देख रहा है, कानपुर को सुलगते देख रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह कानपुर के सुलगते प्रायोजित प्रपंच को देख रहा है। लेकिन आंखों पर कट्टरपंथ की पट्टी बांधे धर्म के कुछ ठेकेदार हैं। वे गली गली घूमते दंगाइयों को गुनहगार नहीं मानते, पत्थर फेंकने वालों को मुजरिम नहीं मानते, एक्शन लेने वाली पुलिस पर पथराव को गुनाह नहीं मानते। ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो गुस्ताखी की उसको लेकर के है। और ये मामला पूरे मुल्क में है। सबसे बड़ी गलती तो नुपुर शर्मा से हुई है, जो उसको अगर हटा दिया जाता पहले या गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये नौबत न आती। तो पहली मुजरिम तो वो है। गुनाह मानना तो छोड़िए, संविधान और कानून के मुताबिक चलना तो छोड़िए, उल्टे दंगाइयों को शह दे रहे हैं, खुद को चमकाने के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं, सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर निकलने की चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने। लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे मानो। कानपुर में हिंसा पर पुलिस फुल एक्शन में है। हिंसा के 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी हो चुकी है। पोस्टर जारी होने के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। 50 से ज्यादा आरोपियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ हो रही है, पता लगाने की कोशिश हो रही है आखिर साजिश के तार कहां से जुड़े हैं। आखिर कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? क्या पीएफआई ने साजिश के तहत कानपुर में कोहराम मचाया? और सबसे बड़ा सवाल है कि कानपुर के जरिए देश के मुसलमानों को डराने की साजिश की जा रही है। सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर निकलने के लिए कहा जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या कानपुर को दूसरा शाहीन बाग बनाने की साजिश की जा रही है? क्या कानपुर के बहाने फिर देश में मुसलमानों को डराने और देश विरोधी माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस विवाद में अब पीएफआई जैसे दागदार अतीत वाले संगठन की एंट्री हो गई है। पीएफआई की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे कानपुर की साजिश किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। जैसे सीए कानून के वक्त जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी, उसी पैटर्न पर कानपुर में पत्थरबाजी हुई। जैसे दिल्ली दंगों के समय अमेरिकी राष्ट्रपति के दिल्ली दौरे से पहले हिंसा की साजिश रची गई, वैसे ही कानपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हिंसा की साजिश रची गई। जैसे दिल्ली दंगों के बाद हिंसा और ज्यादती का बहाना बनाकर शाहीन बाग के आंदोलन की नींव रखी गई और मुसलमानों को भड़काने की साजिश की गई, वैसी ही कोशिशें अब कानपुर में शुरू हो गई हैं। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्योंकि कानपुर पत्थरबाजी केस में पीएफआई की एंट्री अब हो चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक पीएफआई की भूमिका हमेशा संदेह में रही है। जहां कहीं भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है, वहां पीएफआई की मौजूदगी जरूर रही है। हम आपको पीएफआई के दागदार अतीत से भी परिचित करा देते हैं। 2010 में पीएफआई के सदस्यों पर एक मलयाली प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ काटने का आरोप लगा था। प्रोफेसर ने पैगंबर पर सवाल उठाए थे। 2012 में पीएफआई पर असम के कोकराझार में अफवाह फैलाकर दंगा कराने का आरोप लगा। 2012 में केरल की सरकार ने हाईकोर्ट में
एक एफिडेविट दायर कर आरोप लगाया था कि पीएफआई के सदस्यों का सीपीएम और आरएसएस से जुड़े 27 राजनीतिक हत्याओं में हाथ था। 2017 में केरल में लव जिहाद से जुड़े मामलों में पीएफआई सदस्यों के शामिल होने के आरोप लगे थे। एनआईए को शक था कि लव जिहाद के तहत हुई 94 शादियों में से 23 पीएफआई ने कराई थी। उसके बाद नागरिकता कानून और दूसरे हिंसक आंदोलनों के पीछे पीएफआई की भूमिका संदेह के दायरे में रही है। अब कानपुर में पत्थरबाजी वाली हिंसा को लेकर पीएफआई ने जिस अंदाज में प्रतिक्रिया दी है, उससे साफ है कि इस साजिश के तार बहुत ज्यादा गहरे हैं। इस पथराव में पीएफआई जैसे संगठन जुड़ने लगे हैं तो सीए के खिलाफ हुए आंदोलन में जो शामिल थे। वैसे सीए के दौरान मुसलमानों को डराया गया कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, वैसे ही अब कानपुर में मुसलमानों को डराया जा रहा है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यानी कानपुर में भी वही डर वाली साजिश हो रही है और इसके पीछे भी वही पीएफआई है जिसके तार दिल्ली में शाहीन बाग वाली साजिश से जुड़े थे। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि कानपुर को शाहीन बाग बनाने की साजिश क्या चल रही है। तो कानपुर में उपद्रवियों ने कैसे हंगामा किया, कैसे पत्थरबाजी हुई, ये कैमरे में कैद है। दुनिया ने उपद्रवियों का तांडव देखा। कैमरे में कैद हर तस्वीर बताती है कि कैसे कानपुर को उस दिन सुलगाने की कोशिश हुई जिस दिन प्रधानमंत्री कानपुर में थे। इन शांति के दुश्मनों की हिमाकत भी कुछ लोग जो हिमायत है वो करना शुरू कर दी है। सुनिए शहर के काजी कैसे उपद्रवियों को मासूम बता रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर काजी जैसे इन पत्थरबाजों को मासूम बता रहे हैं, ठीक वैसी ही मासूमियत से जान देने और जान लेने की बात भी कर रहे हैं। सरकार कह रही है इतना बड़ा जुर्म कहाँ है, बेगुनाह जो उठाए जा रहे हैं, बेगुनाह भी तो पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोगों ने गलतियां की, इससे इनकार नहीं, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो बेगुनाहों की है और चलते फिरते और आने जाने वाले जो वहाँ थे ही नहीं मौजूद पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब मसले हैं, इसको भी हमने बातचीत की है कमिश्नर साहब से और वो जांच का विषय है। ये बात तो बिल्कुल उनकी जायज़ है, हमने जांच करके उनको हटा दिए, ख़त्म करिए। कोई ठेकेदार है हमारे मजहब का क्या यार, हमारा मजहब है। आप कौन होते हैं उसमें उंगली उठाने वाले किसी शख्सियत पर? आपको ये राइट नहीं, जब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम इस मामले में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आ जाए, हम तो उसमें मरने को, जीने को, गर्दन कटवाने को तैयार रहते हैं। तो सुना आपने एक ही सुर में कानपुर के शहर काजी कुद्दूस हादी उपद्रवियों को, हिंसा के आरोपियों को पहले तो मासूम बताते हैं, फिर मरने मारने की धमकी भी दे देते हैं। ये वही काजी हैं जो कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है। सोचिए ये कैसा डर है जो दूसरों को ही डरा रहा है। काजी साहब खुद को डरा हुआ बता रहे हैं, लेकिन इनका बयान डरे हुए आदमी का बयान क्या आपको लगता है? इनका बयान दूसरों को डराने वाला जरूर दिखाई देता है, आतंकित करने वाला जरूर नजर आता है। हम आपको बूंदी के शहर काजी का बयान भी अब सुना देते हैं। ये भी डरे हुए हैं और इनका डर कितना है इसे जानने के लिए पहले इनका बयान सुन लीजिए। तुम मुझे गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे वालिदैन को गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तो पीएफआई पत्थरबाजी के जरिए कानपुर को शाहीन बाग बनाने की साजिश रच रही है। वहीं कई मौलानाओं का कहना है कि पत्थरबाजी अपराध नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई पत्थरबाजी अपराध नहीं है? क्या देश काजी के कानून से चलेगा जहां पत्थरबाजी गुनाह नहीं है, या संविधान से चलेगा जहां पत्थरबाजी कानूनन अपराध है? हम आपको बताते हैं क्यों मौलाना पत्थरबाजी को अपराध नहीं मानते हैं। पत्थरबाजी इस्लामिक कानून के मुताबिक क्या है वो आपको बता देते हैं। तो इस्लामिक कानून के मुताबिक पत्थरबाजी सजा देने का तरीका है, लेकिन संविधान के हिसाब से पत्थरबाजी करना अपराध है। और मौलाना कहते हैं कि उनकी नज़र में ये अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 147 और 148 में जो प्रावधान कहे गए हैं उसके हिसाब से हमने आपको तस्वीरें बताई। लेकिन पहले मौलाना की डरने की जो बात करते हैं, ताज्जुब है कि डरे हुए मौलाना हाथ पांव काटने की धमकी देते हैं। फिर मौलाना पत्थरबाजों को मासूम बताते हैं, यानी वो इस्लामिक कानून के लिहाज से बात करते हैं। यहाँ मौलाना के लिए शायद सऊदी अरब आदर्श है। हम आपको मौलाना के आदर्श सऊदी अरब की एक जानकारी भी दे देते हैं। सऊदी अरब में किसी भी महिला का अकेले रहना गैर कानूनी था। महिला को शादी के लिए पिता, भाई या घर के किसी सदस्य से लिखित इजाजत लेनी जरूरी थी। पासपोर्ट बनवाने या किसी दूसरे देश जाने के लिए भी महिलाओं को इजाजत की जरूरत थी। महिलाओं के मामले में दुनिया के 144 देशों में सऊदी अरब 138वें स्थान पर है।
यहाँ महिलाओं को गाड़ी चलाने पर भी कई तरीके की पाबंदियां हैं। हालांकि सऊदी सरकार ने कई पाबंदियों में अब छूट दे दी है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में ही अल्पसंख्यकों पर कई तरीके की पाबंदियां हैं। सवाल ये कि पत्थरबाजी की हिमायत करने वाले मौलाना क्या भारत को भी सऊदी अरब बनाना चाहते हैं? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अपने देश में संविधान और कानून ही सबसे ऊपर है, इसलिए मौलाना को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन पत्थरबाजी को अपराध नहीं मानने वाले मौलाना जैसे लोगों को यह भी जानना चाहिए कि वो अंग्रेजी में लकी हैं और उर्दू में खुशनसीब हैं कि वो भारत में रहते हैं। यहाँ कानून कई बार नौजवानों को छोटे अपराध के लिए नरमी भरा रुख अपनाता है, लेकिन यहाँ हम मौलाना और उन जैसे लोगों को यह भी बताना चाहेंगे कि पत्थरबाजी को लेकर कुछ अन्य देशों में क्या कानून हैं। इजराइल में सैनिकों पर पत्थरबाजी करने वालों को मौत की सजा हो सकती है। यहाँ सैनिकों पर पत्थरबाजी करने वालों को घर खाली करने के लिए कहा जाता है और फिर उसके घर को पत्थरों से भर दिया जाता है। तुर्की में पत्थरबाजी करने वालों को जेल भेजा जाता है। यहाँ कानून इतना सख्त है कि अगर पत्थरबाजी में बच्चे भी शामिल हों तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पत्थरबाजी के लिए 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। न्यूजीलैंड में पत्थरबाजी करने वालों को सीधा 14 साल जेल की सजा का प्रावधान है। ब्रिटेन में पत्थरबाजों को 3.5 साल के लिए जेल भेजे जाने का प्रावधान है। अमेरिका में भी पत्थरबाजों को जेल भेजा जाता है। चीन में पत्थरबाजों को संक्रेत जेल में डाल दिया जाता है। चीन में पत्थरबाजों के लिए सख्ती इतनी है कि सरकार उन्हें अंगदान के लिए भी कहती है। तो पीएफआई के तार इंटरनेशनल संगठनों से भी जुड़े होने का शक रहा है, इसलिए अचरज नहीं होगा कि अगर जांच हुई तो कानपुर हिंसा की साजिश के तार इंटरनेशनल संगठनों से जुड़े नजर आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।